हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 2021 के लिए पेपर वन के लिए हम मॉक टेस्ट जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और ये मॉक टेस्ट नंबर सेकंड रहेगा। पहला मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पेपर वन के लिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई सेक्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि सीटेट के लिए डेली इसी तरीके की आपको क्लास मिलती रहेगी मॉक टेस्ट पे बेस पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पेपर जो मॉक टेस्ट नंबर वन है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ पीडीएफ, और ये जो पीडीएफ नंबर टू है वो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा वीडियो के बाद। आप तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, लास्ट तक देखना, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन को मैंने रखा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीटेट में डेफिनेटली देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, क्योंकि इस बार जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा लेवल में। तो क्वेश्चन वन यह एक प्रकार का लेखन है जिसमें शिक्षक स्थिति प्रदान करता है और कक्षा को इसे तैयार करने में मदद करता है। शिक्षक लगातार शिक्षार्थियों को फीडबैक, दिशा और विचारों का विस्तार प्रदान करता है। तो ये क्या क्या कहलाता है इस प्रकार का लेखन जिसमें ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं? उसको हम कंट्रोल्ड राइटिंग बोलते हैं, यानी कि नियंत्रित लेखन बोलते हैं, निर्देशित लेखन बोलते हैं, स्वतंत्र लेखन बोलते हैं, या फिर उत्पाद लेखन यानी कि प्रोडक्ट राइटिंग बोलते हैं। तो ये देखो, ये राइटिंग के सारे टाइप्स हैं, जितने भी सारे प्रकार होते हैं लिखने के, अलग अलग प्रकार होते हैं, वो सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि शिक्षक लगातार शिक्षार्थियों को फीडबैक दे रहा है, एक डायरेक्शन यानी कि दिशा भी दे रहा है, एक्सप्लेन भी करना है कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, और उसको आइडियाज़ भी प्रोवाइड कर रहा है लिखने के लिए। तो इस प्रकार का लेखन क्या कहलाता है? तो देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया है। अगर आप हिंदी में इसको समझेंगे तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार के निर्देशन को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, गाइडेड राइटिंग्स। गाइडेड यानी कि निर्देशित। टीचर क्या कर रहा है? निर्देश दे रहा है बच्चों को। और ये गाइडेड टीचिंग और गाइडेड राइटिंग जो है ग्रुप्स में होती है, हमेशा ध्यान रखना, ग्रुप्स में होती है। टीचर जो है स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, और उनको एक समान जो है राइटिंग स्किल्स दी जाती हैं, लेखन कौशल दिए जाते हैं एक समान ग्रुप में दिए जो होता है। कंट्रोल्ड राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो होता है, जो लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कंट्रोल्ड राइटिंग में। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्री राइटिंग, तो फ्री राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक टॉपिक दे दिया जाता है स्टूडेंट को, और उस पर जो है अनलिमिटेड वर्ड्स लिखने होते हैं, और ऑन द स्पॉट लिखने होते हैं, और बिना रुके लिखने होते हैं, कि जो आपके माइंड में ऑन द स्पॉट आइडियाज़ आ रहे हैं एज ए स्टूडेंट्स, तो उसको आपको लगातार लिखना होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्री राइटिंग। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ राइटिंग। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, मिस मत करना, डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आएगा, समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर टू, डैश कॉम्प्रीहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली एंड इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। पाठ समझ पाठ से विशिष्ट जानकारी निकालने के उद्देश्य से पाठ के एक टुकड़े को बारीकी से या तीव्रता से पढ़ने का कौशल क्या कहलाता है? इन्फ्रेंशियल कहलाता है, ग्लोबल कहलाता है, लोकल कहलाता है, या फिर ट्रांसलेशन कहलाता है? इंग्लिश का क्वेश्चन है, ग्रामर से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। लैंग्वेज वाले पार्ट में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कौन सी पर्पस कहलाता है? क्या इस चीज़ को हम बोलते हैं जिसमें पार्ट को हम विशिष्ट रूप से पढ़ते हैं, और एक पर्टिकुलर पार्ट से यानी कि टेक्स्ट से हम क्या करते हैं, जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं लोकल रीडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी, नॉट ए, इसको हम बोलते हैं लोकल रीडिंग। क्वेश्चन नंबर टू के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, लोकल रीडिंग। और इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रकार का कौशल होता है, ये पढ़ने का एक कौशल होता है, रीडिंग स्किल होती है, जिसमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट जो दिया होता है, सपोज एक पैराग्राफ दिया है, उसको आप पढ़ रहे हैं, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप उससे जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आ रहे हैं, यानी कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल के लेके आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोकल रीडिंग। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट प्राइमरी लेवल, पेपर वन के लिए बात कर रहे हैं तो प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। लिटरेचर इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स। इंग्लिश का क्वेश्चन है आगे, कि भाई जो प्राथमिक लेवल पर जो लिटरेचर होती है हमारी, वो हेल्प करती है लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स में। किस लिए करती है तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है, इट एनकरेज द लर्नर टू कंप्लीट द वर्कशीट, कि ये बच्चे को वर्कशीट कंप्लीट करने में हेल्प करती है। इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जीन्स। इट हेल्प्स टीचर्स क्रिएटिव क्रिटिकल एंड एबिलिटीज़। इट इज़ द गुड बेसिस फॉर द ओनली एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी, या केवल ये वोकेबलरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो देखो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी। इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जीन्स। क्या मतलब है? टू इंक्रीज द वोकैबलरी, कि बच्चे की अगर हम वोकैबलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस मेथड का आप इस्तेमाल करें। प्राइमरी लेवल पर लिटरेचर को भी इंक्लूड करें, लैंग्वेज के अंदर जो है लिटरेचर को लेके आएँ, जिससे कि बच्चा जो है उसकी वोकैबलरी बढ़िया हो, लिटरेचर अच्छी हो, उसकी इमेजिनेशन चीज़ें अच्छी हों। तो ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जीन्स, यानी कि वेरियस जीन्स का मतलब है कि ग्रामर को भी कंप्लीट करे, वोकैबलरी को भी कंप्लीट करे और लिटरेचर पार्ट को भी कवर अप करके जाए। तो इस प्रकार का ऑथेंटिक मटेरियल बच्चे को देना है हमें प्राइमरी लेवल पर, जिससे वहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग बनी रहे। लैंग्वेज की बात करें, भाषा के रेस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 4, हिंदी का क्वेश्चन आ गया है आपका। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? हायर लेवल पर व्याकरण यानी कि ग्रामर, हिंदी की ग्रामर की बात हो रही है, तो कौन सी विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? यानी कि देखो टीचिंग मेथड की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे टीचिंग मेथड होते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी होते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। निगमन विधि का इस्तेमाल, पाठ्य पुस्तक विधि का इस्तेमाल, अनुवाद विधि यानी कि जिसको हम बोलते हैं कन्वर्ट जो करते हैं ऐसा मेथड, या फिर आगमन विधि। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड आपको पता है। तो व्याकरण सिखाने के लिए कौन सी विधि का सबसे अच्छा उपयोग होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इसको हम बोलते हैं आगमन विधि का आप इस्तेमाल करें। हिंदी में हो गया, साइंस में हो गया, स्पेशली साइंस में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है आगमन निगमन पद्धति का, साइंस में, मैथ्स में। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी भावों को स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है, भावों को यानी कि थॉट्स की स्पष्टता कर रहे हैं, तथा भाषा पर अगर बात करें, लैंग्वेज पर, भाषा पर आगमन प्रणाली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। आगमन प्रणाली यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे विशेष से सामान्य की ओर, इस ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर, या फिर स्थूल से सामान्य की ओर, स्थूल से सामान्य की ओर, जनरल, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल। निगमन में क्या होता है? स्पेसिफिक, ठीक है, विशेष यानी कि स्पेशल टू जनरल होता है, और यहाँ पर निगमन में हो जाता है जनरल टू स्पेशल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 5। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु डैश का फलक हो जिसमें के सरोकार झलकते हों। तो यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं कि इन दोनों पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक क्या होना चाहिए? राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर है विस्तृत होना चाहिए, और जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। तो भाई विस्तृत यानी कि डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, और समाज यानी कि सोसाइटी से चीज़ें रिलेट करती हों। बात क्लियर होगी? तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, भाई लैंग्वेज जब हम बोलते हैं वैज्ञानिक साइंटिफिक दृष्टिकोण की बात की जा रही है, कि उसमें भाषा और बोली में क्या चीज़ होती है? अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। तो आपको बताना भाषा जो हो गई और बोली जो हो गई उसमें अंतर होता है या नहीं होता है? तो राइट आंसर है इनमें अंतर नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? इसकी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, कि भाई दोनों का व्याकरण होता है, भाषा का भी व्याकरण होता है यानी कि ग्रामर होती है, और जो बोली होती है, ठीक है, उसका भी व्याकरण होता है। दूसरा, दोनों ही नियमबद्ध होती हैं, दोनों ही कैसी होती हैं? नियमबद्ध होती हैं, यानी कि सबके इनके रूल्स होते हैं। भाई लैंग्वेज का भी रूल्स होता है, ठीक है, जो पूरी भाषा होती है उसका भी रूल होता है। अब बोली क्या होती है? स्पेसिफिक किसी रीजन में होती है, कि जैसे अवधि बोली हो गई, ठीक है, खड़ी बोली हो गई, तो ये सारी क्या है? ये पर्टिकुलर एक रीजन को डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो भाषा और बोली क्या होती हैं? अंतर नहीं होता है इनमें, क्योंकि दोनों में ही व्याकरण इंक्लूड होता है और दोनों में ही नियम होते हैं इनके कुछ। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन द वर्ड अंडरस्टैंड इज रिलेटेड टू, इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या है अगर हम एजुकेशन के टर्म्स में बात करें, ठीक है, अगर हम शिक्षा के सापेक्ष में बात करें तो अंडरस्टैंड का मतलब क्या है? टू मेड एबल टू डू आफ्टर फैक्ट्स, टू एनकरेज चिल्ड्रन टू रोट, यानी कि आप बच्चे को
रटने के लिए प्रोत्साहित करना ही अंडरस्टैंड यानी कि समझ होता है। टू एंटरटेन यानी कि एंटरटेनमेंट करना है, बच्चों का मनोरंजन ही करना है। टू टीच स्टूडेंट बाय क्लेरिफाइंग हाउ द रूल वर्क्स, या फिर आप इसलिए पढ़ाएंगे कि किस तरीके से जो नियम होते हैं वो कार्य करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी, कि आपको ये समझाना, अंडरस्टैंड का मतलब समझाना है कि जो रूल्स होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा निगमन विधि की हम बात कर रहे थे, निगमन और आगमन विधि की हम बात कर रहे थे, तो इसको आपको रटाना नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिकल वे में बच्चे को करके दिखाना है कि आपको रूल टू एग्जाम्पल कैसे करेंगे और एग्जाम्पल टू रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझानी है, बच्चे को रटाना नहीं है। तो आपको क्लैरिफाई करना है कि कैसे रूल, कैसे नियम काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन 8 की ओर। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन से तो ज़रूर आपके पास एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं सीटेट की बात करूँ, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इस टॉपिक से कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दे आर डाइवर्जेंट थिंकर, वो भिन्न प्रकार के विचारक होते हैं। दे आर कॉन्वर्जेंट यानी कि वह अभिसारी विचारक होते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, या फिर वो बहुत आलसी होते हैं। तो देखो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी होती है। तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में सोचने वाले। ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज़ के लिए स्पेसिफिकली वो दिमाग लगाते हैं, वो एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सोचने की शक्ति रखते हैं, अलग अलग मेथड्स के थ्रू उसको सॉल्व करना जानते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है इनके अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मेक ऑल स्कूल डिसेबल्ड फ्रेंडली बाय द ईयर। भारत सरकार ने वर्ष सभी स्कूलों को विकलांगों के अनुकूल बनाने का निर्णय लिया। तो कौन सा ईयर था वो, 2019, 2021, 2020 या 2025 तक। तो राइट आंसर है 2020 तक ये निर्णय लिया गया था कि सभी स्कूल को मेन स्ट्रीमिंग यानी कि मुख्य धारा से, मुख्य धारा क्या होती है कि भाई ऐसे स्कूल जिसमें विकलांगों के लिए भी प्रावधान हो, यानी कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कि वहाँ पे व्हील चेयर वगैरह होनी चाहिए। दूसरा रीडिंग बुक्स होनी चाहिए, ब्रेल लिपि होनी चाहिए। तो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ सब स्कूल में होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि इनके लिए आप स्पेशल स्कूल बनवाएंगे, इन्हें जनरल स्कूल में लेके आना ही एक इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटिव था, और वो 2020 तक अनुकूल बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। गणित में प्रदर्शन और उत्कृष्टता हासिल करने की क्षमता जन्मजात होती है। शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षकों के विश्वासों का सीखने के परिणाम पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। स्कूल की शिक्षा कि भाषा गणित में बच्चों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 डिस्कस कर रहे हैं, और आपको बताना है कि मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, गणित में प्रदर्शन और उत्कृष्टता हासिल करने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या पूछा गया था, नॉट पूछा गया था। हाँ, नॉट ट्रू, देखो नॉट लिखा था ना, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए को पिक किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा जो है जन्मजात ही गणित में प्रदर्शन कर सकता है, कि यानी कि बाय बर्थ या इन बॉर्न कैपेबिलिटीज़ नहीं होती किसी भी बच्चे में कि वो मैथमेटिक्स में ही निपुण होगा, बाकी और सब्जेक्ट में नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स क्या होता है भाई, प्रैक्टिस से सीखा जाता है। आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक प्रदर्शन विधि है, आप उसको समझ के और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कोई भी समझ सकता है मैथमेटिक्स को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये जन्मजात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप भी इसको हासिल कर सकते हो, मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट आपको लर्निंग करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। अगेन नॉट दिया है, तो वो वाला हमें ऑप्शन देखना है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो एक लाभ नहीं है। तो इट इज़ ओनली स्टिमुलेटेड टेक्निक विद ए स्मॉल ग्रुप ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। It is an important and effective method to improve behavior. It can help self-evaluation. It can be used in the college. बिल्कुल सही बात है, इसको हम कॉलेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेल्फ एवेल्यूएशन यानी कि आत्म मूल्यांकन के लिए माइक्रो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार में चेंज करने के लिए माइक्रो टीचिंग बहुत अच्छा है। इट इज़ ओनली स्टिमुलेटेड टेक्निक्स। बाई ऑप्शन ए जो है एक एडवांटेज नहीं है, ये क्या है, एक लिमिटेशन है। आप एक तरीके से कह सकते हो माइक्रो टीचिंग की ये लिमिटेशन है। बाकी तीनों के तीनों क्या हैं, एक प्रकार के इसके एडवांटेज हैं। तो यही हमें बताना था कि कौन से एक एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एक क्या है, आप परिसीमा या बाउंड्री बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारे सामने। अ मैथमेटिक्स टीचर
is asking some true and false question in the class on the topic of geometry. This type of question is known as. गणित का एक शिक्षक एक कक्षा में ज्योमेट्री के विषय पर कुछ सही गलत प्रश्न पूछ रहा है, इस प्रकार के प्रश्नों के रूप में जाना जाता है। कैसे क्वेश्चन आप प्रश्न कहलाएंगे ये, जिसमें जो टीचर जो है सही गलत प्रश्न पूछ रहा है, इनको क्लासिफिकेशन टाइप यानी कि वर्गीकरण प्रकार बोलेंगे, एनालॉजी टाइप बोलेंगे, अल्टरनेट रेस्पॉन्स वैकल्पिक प्रतिक्रिया बोलेंगे, ये रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता प्रकार क्वेश्चन बोला जाएगा इनको। तो भाई देखो, राइट एंड रॉन्ग यानी कि ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन टीचर कर रहा है, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ऑल्टरनेट वैकल्पिक, यानी कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो दो में से एक क्वेश्चन विकल्प आ गया ना, ऑप्शन आ गया ना आपके पास, तो इसको हम अल्टरनेट रिस्पॉन्स या फिर वैकल्पिक प्रतिक्रिया इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, कोई एक सिमरन है क्लास 5 की, यूजुअली डज नॉट डू हिज गिवन क्लास वर्क, द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड बी। भाई एक बच्चा है क्लास 5 का, तो वो अपना होमवर्क नहीं करता, तो एज ए टीचर आप उसको किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करेंगे, कि वो क्या उपाय आप अपनाएंगे कि जिससे वो काम करने लगे। टॉक टू द पेरेंट्स एंड काउंसिल देम, उसके माता पिता से बात करेंगे और उसके बारे में सारी चीज़ें उसको बोलेंगे कि उनके माता पिता से कि भाई आप इनकी काउंसलिंग करें। गिव हिम अल्टरनेट एंड सिंपल होमवर्क, आप उनको जो है आसान होमवर्क देंगे, गृह कार्य देंगे आसान। टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क, या आप बच्चे से ही बात करेंगे कि उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे प्रॉब्लम आ रही है। मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट हिज वर्क, कि आप किसी और बच्चे को उसके साथ निर्धारित करेंगे कि वो उसकी हेल्प करे होमवर्क कंप्लीट करने में। तो देखो, बेस्ट अल्टरनेट मेथड है इसका ऑप्शन नंबर सी, टॉक टू हिम। सबसे पहले आप बच्चे के पास जाइए, बच्चे की डिफिकल्टी को समझने की कोशिश कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको क्लास वर्क दीजिए कि उसको कहाँ समस्या आ रही है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसके जानने का कॉज, मेन चीज़ है आपके कॉज पता होना चाहिए कि बच्चा होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो वो आपको, जब आप बच्चे से बात करेंगे, उसके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, तो वो ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है जिससे बच्चा जो अपना होमवर्क नहीं करके लेके आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच टेक्निक इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आर ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, चेकलिस्ट जांच सूची, असाइनमेंट यानी कि कार्य, रिटन क्वेश्चन यानी कि लिखित प्रश्न। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? रेटिंग स्केल के बारे में बात हो रही है कि रेटिंग स्केल में क्या चीज़ होती है, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन का कार्य किया जाता है। और ऑब्जर्वेशन में बच्चे की जैसे परफॉर्मेंस हो गई, बिहेवियर हो गया, उसका व्यवहार हो गया, स्किल्स यानी कि कौशल्स हो गए, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है रणनीति बनाई जाती है, टेक्निक्स इवॉल्व की जाती है कि किस तरीके से बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो रेटिंग स्केल में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, बच्चे की सारी परफॉर्मेंस, बिहेवियर, स्किल्स और उसकी लेवल्स के बारे में सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो भाई ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नए मॉक टेस्ट नंबर 3 के साथ में मिलेंगे। मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।